दोस्तों आज हम लुसेंट की सामान्य ज्ञान सीरीज का छठा भाग लेकर आ रहे हैं। इसके माध्यम से आप सिर्फ सुनकर अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं। लुसेंट की सामान्य ज्ञान सीरीज के सभी ऑडियो पॉडकास्ट सुनने के लिए हमारे साथ जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम लुसेंट की सामान्य ज्ञान सीरीज में आधुनिक भारत के बारे में पढ़ेंगे। आधुनिक भारत। उत्तरकालीन मुगल सम्राट। उत्तराधिकार युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। बहादुर शाह का पूर्ण नाम मुअज्जम था। बहादुर शाह को साहवे खबर के उपनाम से पुकारा जाता था। जहादार शाह अपने शासनकाल में लाल कुमारी नामक वेश्या के हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था। मुगलकालीन इतिहास में सैयद बंधु हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां को शासन निर्माता के रूप में जाना जाता है। जहादार शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता था। फर्रुखसियर को मुगल वंश का घृणित कायर कहा गया है। सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। तुरानी सैनिक हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 को सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या कर दी। ईरान यानी फारस के सम्राट नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली में आक्रमण किया। उस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य एवं संस्थापक। अवध सादत खां बुरहान उल मुल्क। हैदराबाद चिनकिलिज खां या निजामुल मुल्क आसफ जहां। रुहेलखंड वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खां। बंगाल मुर्शिद कुली खां। कर्नाटक सादुतुल्ला खां। भरतपुर चूरामन एवं बदन सिंह। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने सादत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी थी। सादत खां का असली नाम मीर मोहम्मद अमीन था। नादिर शाह लगभग 70 करोड़ रुपए की धनराशि और शाहजहां का बनवाया हुआ तख्ते हाउस यानी पिकॉक थ्रोन तथा कोहिनूर हीरा लेकर वापस फारस लौटा। तख्ते हाउस या मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। शाह आलम द्वितीय या अली गौहर के शासनकाल में 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ। इस युद्ध में मराठों की हार हुई। गुलाम कादिर खान ने 1806 ईस्वी को शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दी। बहादुर शाह द्वितीय जफर अंतिम मुगल सम्राट था। 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया एवं रंगून भेज दिया। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खां था। उसने 8 बार भारत पर आक्रमण किया। उत्तरकालीन मुगल सम्राटों में बहादुर शाह 1707 से 1712 ईस्वी तक शासन किया। जहादार शाह 1712 से 1713। फर्रुखसियर 1713 से 1719। मोहम्मद शाह 1719 से 1748। अहमद शाह 1748 से 1754। आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759। शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806। अकबर द्वितीय 1806 से 1837। बहादुर शाह जफर 1837 से 1857। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत और यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को दी अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। 1509 ईस्वी में अल्फांसो दी अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली। 1596 ईस्वी में भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक था कार्नेलियस डहस्तमान। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 को अंग्रेजों और डचों के बीच हुए वेदरा युद्ध से हुआ। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार थे और पहला गवर्नर टॉमस स्मिथ था। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। अंग्रेजों ने प्रथम व्यापारिक कोठी यानी कि फैक्ट्री सूरत में 1608 ईस्वी में खोली गई। 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की।
1668 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने के कारण चार्ल्स को दहेज के रूप में बंबई प्राप्त हुआ था, जिसे उन्होंने 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 ईस्वी में हुई थी। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731 ईस्वी में हुई थी। 1698 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सुतानुती, कालीघाट और गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपए में प्राप्त कर ली। यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया गया। कालांतर में यही कलकत्ता या कुलकता नगर कहलाया, जिसकी नींव जॉर्ज चार्नॉक ने रखी। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोटि फ्रैंको कैरो या फ्रैंक कैरो के द्वारा सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित की गई थी। 1674 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन ने पौंडीचेरी की स्थापना की। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित हुआ था। 1748 ईस्वी में हुई एला सैपाल की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गया। इसी संधि के साथ प्रथम कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हुआ। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई, उसे वापस बुला लिया गया। उसकी जगह गोडेहू को भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया। पौंडीचेरी की संधि जनवरी 1755 ईस्वी के साथ युद्ध विराम हुआ। कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी के बीच हुआ था, जो 1756 ईस्वी में हुए सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक अंश था। पेरिस में संधि होने पर यह युद्ध समाप्त हो गया। 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकुट के नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया। 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पौंडीचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया। 1763 में हुई पेरिस की संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों को लौटा दिया, जो 1749 ईस्वी तक फ्रांसीसी कब्जे में थे। ये प्रदेश भारत की आजादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में रहे। बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य। बंगाल मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में सर्वाधिक संपन्न राज्य था। बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खां 1713 से 1727 ईस्वी, सुजाउद्दीन 1727 से 1739 ईस्वी, सरफराज खां 1739 से 1740, अलीवर्दी खां 1740 से 1756 ईस्वी, सिराजुद्दौला 1756 से 1757 ईस्वी, मीर जाफर 1757 से 1760, मीर कासिम 1760 से 1763, मीर जाफर 1763 से 1765, निजामुद्दौला 1765 से 1766, सैफुद्दौला 1766 से 1770 ईस्वी और मुबारकुद्दौला 1770 से 1775 ईस्वी। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण पराजित हुआ। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। क्लाइव के हाथों की कठपुतली नवाब मीर जाफर की अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर या मुगदलपुर स्थानांतरित किया। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजों एवं मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ। इस युद्ध में भी अंग्रेज विजयी हुए। इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो था। बक्सर के युद्ध में एक बार फिर मीर कासिम की जगह मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। 5 जनवरी 1765 ईस्वी में मीर जाफर की मृत्यु हो गई। अंग्रेजों के मैसूर से संबंध। 1761 ईस्वी में हैदर अली मैसूर का शासक बना। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो गई। हैदर अली का उत्तराधिकारी उसका पुत्र टीपू सुल्तान था। 1787 ईस्वी में टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपत्तनम में पातशाह की उपाधि धारण की। टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपत्तनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया, साथ ही जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। टीपू की मृत्यु चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 ईस्वी में हो गई।
1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेजों ने सर आयरकुट के नेतृत्व में लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को पराजित किया था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784। इस समय वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792। इसमें कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में लॉर्ड वेलीजली इस समय गवर्नर जनरल था। महत्वपूर्ण संधियां आंग्ल और मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद मद्रास की संधि हुई 1769 ईस्वी में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद मंगलौर की संधि हुई 1784 ईस्वी में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद श्रीरंगपत्तनम की संधि हुई 1792 ईस्वी में। सिख एवं अंग्रेज। सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय गुरु नानक, जो कि प्रथम गुरु हैं, उनको है। गुरु नानक के अनुयायी ही सिख कहलाए। ये बादशाह बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे। सन 1496 ईस्वी को कार्तिक पूर्णिमा को नानक को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ। गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किए। गुरु नानक ने अनेक स्थानों पर संगत यानी कि धर्मशाला और पंगत यानी कि लंगर स्थापित किए। संगत और पंगत ने गुरु नानक के अनुयायियों के लिए एक संस्था के रूप में कार्य किया, जहां वे प्रतिदिन मिलते थे। गुरु नानक की सन 1539 ईस्वी में करतारपुर में मृत्यु हो गई। गुरु अंगद सन 1539 से 52 सिखों के दूसरे गुरु थे। इनका प्रारंभिक नाम लहना था। इन्होंने नानक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को स्थायी बना दिया। गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया। सिखों के तीसरे गुरु अमरदास 1552 से 1574 ईस्वी थे। गुरु अमरदास ने हिंदुओं से पृथक होने वाले कई कार्य किए। हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन को प्रचलित किया। अकबर ने गुरु अमरदास से गोविंदवाल जाकर भेंट की और गुरु पुत्री बीबी भानी को कई गांव दान में दिए। अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की, प्रत्येक पे एक महंत की नियुक्ति की। बीबी के पति रामदास सन 1574 से 1581 ईस्वी सिखों के चौथे गुरु हुए। अकबर ने बीबी भानी को 500 बीघा भूमि दान में दी। गुरु रामदास ने इसी भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और अमृतसर नगर की स्थापना की। गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को गुरु का पद सौंपा। इस प्रकार उन्होंने गुरु पद को पैतृक बना दिया। गुरु अर्जुन सन 1581 से 1605 ईस्वी तक सिखों के पांचवें गुरु हुए। इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की। इसमें गुरु नानक की प्रेरणाप्रद प्रार्थनाएं और गीत संकलित हैं। गुरु अर्जुन के अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदिर साहिब का निर्माण करवाया। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन को मरवा दिया। सिखों के छठे गुरु गुरु हरगोविंद 1606 ईस्वी से 1645 ईस्वी हुए। इन्होंने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया और अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करवाया। ये दो तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे और दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था की। इन्होंने अमृतसर की किलेबंदी की। सिखों के सातवें गुरु हर राय 1645 से 1661 ईस्वी तक हुए। इन्होंने दारा सिकों से मिलने आने पर आशीर्वाद दिया। सिखों के आठवें गुरु हरकिशन 1661 से 1664 ईस्वी तक हुए। इनकी मृत्यु चेचक से हो गई। इन्हें दिल्ली जाकर गुरुपद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा था। सिखों के नवे गुरु गुरु तेग बहादुर 1664 से 1675 ईस्वी तक हुए। इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने इन्हें वर्तमान शीशगंज में गुरुद्वारा के निकट मरवा दिया। औरंगजेब ने इन्हें वर्तमान में शीशगंज में गुरुद्वारा के निकट मरवा दिया। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह 1675 से 1708 ईस्वी तक हुए। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह अपने को सच्चा पातशाह कहा। इन्होंने सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य कर दिया। प्रत्येक सिख को केस, कंघा, कृपाण, कच्छा, कड़ा रखने की अनुमति दी और सभी लोगों को अपने नाम के अंत पर सिंह जोड़ने के लिए कहा। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान आनंदपुर साहिब था एवं कार्यस्थली पावोता थी। इनके 2 पुत्र फतेह सिंह और जोरावर सिंह को सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चिनवा दिया। 1699 ईस्वी में वैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। पाहुल प्रणाली की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने किया।
गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया और कहा कि गुरुवाणी ही सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी में नांदेड़ नामक स्थान पर गुल खां नामक पठान ने कर दी। बंदा बहादुर, इसका नाम इनका जन्म 1670 ईस्वी में पुंछ जिलों की रजौली गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। इनके पिता रामदेव भारद्वाज राजपूत थे। बंदा का उद्देश्य पंजाब में एक सिख राज्य स्थापित करने का था। इसके लिए उन्होंने लोहगढ़ को राजधानी बनाया। इन्होंने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलवाए। बंदा ने सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या कर दी। मुगल बादशाह फर्रुखसियर के आदेश पर 1716 ईस्वी में बंदा सिंह को गुरदासपुर नांगल नामक स्थान पर पकड़कर मौत के घाट उतार दिया गया। साहदरा या कत्लगढ़ी के नाम से विख्यात है, जहां बंदा ने हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। बंदा की मृत्यु के बाद सिख कई छोटे छोटे राज्यों में बढ़ गए थे। 1748 ईस्वी में नवाब करपूर सिंह की पहल पर सभी सिख टुकड़ियों का दल खालसा में विलय हुआ। दल खालसा को जस्सा सिंह अहलुवालिया के नेतृत्व में रखा गया, जिसे बाद में 12 दलों में विभाजित किया गया था। इसे मिसल कहा गया। मिसल अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है समान। रणजीत सिंह का जन्म गुजरावाला में 2 नवंबर 1780 ईस्वी को सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के यहाँ हुआ। इनके दादा चरत सिंह ने 12 मिसलों में सुकरचकिया मिसल को प्रमुख स्थान दिला दिया। 1798 से 1799 ईस्वी में रणजीत सिंह लाहौर का शासक बना। 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को चार्ल्स मेटकॉफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई। रणजीत सिंह का राज्य 4 सूबों में बटा हुआ था: पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर। महाराजा रणजीत सिंह का विदेश मंत्री फकीर अजीउद्दीन था। वित्त मंत्री दीनानाथ था। 7 जून 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 ईस्वी और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1849 ईस्वी में हुआ। अंग्रेजों और सिखों के मध्य हुई संधि। पहली संधि लाहौर की संधि थी 9 मार्च 1846 ईस्वी। दूसरी संधि थी भैरोवाल की संधि 22 दिसंबर 1846 ईस्वी। इस संधि के तहत राजा दलीप सिंह के संरक्षण हेतु अंग्रेज सेना का प्रवास पंजाब में मान लिया गया था। 20 अगस्त 1847 को महारानी जिंदा को राजा दलीप सिंह से अलग कर 48,000 रुपये वार्षिक पेंशन देकर शेखपुरा भेज दिया गया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान पहली लड़ाई चिलियानवाला की लड़ाई सिख ने था शेर सिंह और अंग्रेज कमांडर गफ के मध्य लड़ी गई। दूसरी लड़ाई गुजरात के चिनाब नदी के किनारे चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेजों ने 21 फरवरी 1849 ईस्वी को लड़ी। इस युद्ध में सिख बुरी तरह पराजित हुए। लॉर्ड डलहौजी को 29 मार्च 1849 ईस्वी की घोषणा द्वारा संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज्य में कर दिया गया। महाराजा दलीप सिंह को 50,000 पौंड की वार्षिक पेंशन दे दी गई और उन्हें शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर को महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 1760, पुनः 1765 से 1767 ईस्वी। इसने बंगाल में द्वैशासन की व्यवस्था की, जिसके तहत राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण और विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे, जबकि शासन चलाने की जिम्मेदारी नवाब के हाथों में थी। इसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की द्वितीय संधि 1765 ईस्वी के द्वारा कंपनी के संरक्षण में ले लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 उप दीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए राजा सिताब राय को नियुक्त किया। अन्य गवर्नर बरेलास्ट 1767 से 69, कार्टियर 1769 से 72 और वारेन हेस्टिंग 1772 से 1774 ईस्वी थे। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जिसका कार्यकाल 5 वर्षों के लिए निर्धारित किया गया। मद्रास और बंबई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग 1774 से 48 ईस्वी में हुआ।
वारेन हेस्टिंग 1750 ईस्वी में कंपनी के एक क्लर्क के रूप में कलकत्ता आया था। अपनी कार्यकुशलता के कारण कासिम बाजार का अध्यक्ष बना, बंगाल के गवर्नर और कंपनी का गवर्नर जनरल बना। वारेन हेस्टिंग 1774 से 1785 ईस्वी इसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया। 1772 में इसने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी और दीवानी अदालतों की स्थापना की। इसने 1781 ईस्वी में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया। इसी के समय 1792 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। गीता के अंग्रेजी अनुवादकार विलियम विल्किंस को हेस्टिंग ने आश्रय प्रदान किया। इसी के समय सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। इसने मुगल सम्राट को मिलने वाला 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन बंद करवा दी। इसी के समय 1780 ईस्वी में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन हुआ, जिसके प्रकाशक जेम्स ऑगस्टस हिकी थे। इसी के समय रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसका अधिकार क्षेत्र कलकत्ता तक था। कलकत्ता के बाहर का मुकदमा तभी सुना जाता था जब दोनों पक्ष सहमत हों। इसने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय से फांसी की सजा दिलवा दी थी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 वारेन हेस्टिंग के समय में ही लड़े गए। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सालबाई की संधि 1782 ईस्वी और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी के द्वारा समाप्त हुई। इसी के काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के विरोध में इस्तीफा देकर जब वारेन हेस्टिंग फरवरी 1785 ईस्वी में इंग्लैंड पहुंचा तो बर्क द्वारा उसके ऊपर महाभियोग लगाया गया था, परंतु 1795 ईस्वी में उसे आरोपों से मुक्त कर दिया गया। सर जॉन मैकफर्सन 1785 से 86 इसे अस्थायी गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 93 और 1805 ईस्वी में इसके समय में जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में दे दिए गए। इसने भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर उसके स्थान पर 4 भ्रमणशील अदालतें, जिनमें 3 बंगाल के लिए, 1 बिहार के लिए नियुक्त थी। कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण करवाया, जो शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित था। पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि कर ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकार प्राप्त जमींदारों को इस अधिकार से वंचित कर दिया। कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जिला में पुलिस थाना की स्थापना कर एक दरोगा को इसका इंचार्ज बनाया। भारतीयों के लिए सेना में सूबेदार, जमादार, प्रशासनिक सेवा में मुंसिफ, सदर, अमीन या डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। इसने 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की, जिसके तहत जमींदारों को अब भू राजस्व का लगभग 90% 10/11 भाग कंपनी को और लगभग 10% यानी कि 1/11 भाग अपने पास रखना था। स्थायी बंदोबस्त की योजना जॉन सोर ने बनाई थी। इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस एवं मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू किया गया। इसमें जमींदार भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र थे। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। सर जॉन सोर 1793 से 98 ईस्वी इसने हस्तक्षेप की नीति अपनाई। लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805 ईस्वी इसने सहायक संधि की पद्धति शुरू की। भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेजली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। सहायक संधि करने वाले राज्य थे हैदराबाद 1798, मैसूर 1799, तंजौर अक्टूबर 1799 ईस्वी, अवध 1801, पेशवा दिसंबर 1801 ईस्वी, बरार एवं भोसले दिसंबर 1803, सिंधिया 1804 एवं अन्य सहायक संधि करने वाले राज्य थे जोधपुर, जयपुर, मलेच्ची, मछेड़ी, बूंदी और भरतपुर। इसी के समय टीपू सुल्तान चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में मारा गया। इसी ने कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। वह स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था। लॉर्ड कॉर्नवालिस का दूसरा कार्यकाल 1805 ईस्वी में शुरू हुआ, परंतु शीघ्र ही इसकी मृत्यु हो गई। सर जॉर्ज वाल्लो 1805 से 1807 ईस्वी, वेल्लोर के सिपाही विद्रोह इसके काल की महत्वपूर्ण घटना है। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 1813 ईस्वी,
इसके काल में रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अमृतसर की संधि हुई। इसी के समय चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी में पास हुआ। लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 23। इसी के समय आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 में हुई। इसमें नेपाल के अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा। मार्च 1816 में अंग्रेजों और गोरखों के बीच संगौली की संधि के द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हुआ। इसके समय में पिंडारियों का दमन कर दिया गया। पिंडारियों के प्रमुख नेता वासिल मोहम्मद, चीतू एवं करीम खां थे। इसने मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया। इसने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर प्रेस के मार्गदर्शन के लिए नियम बनाए। इसी के समय 1822 ईस्वी का टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया। लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से 1828। इसके समय में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 1826 लड़ा गया। 1826 ईस्वी में बर्मा एवं अंग्रेजों के बीच यांडबू की संधि हुई। 1824 ईस्वी में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह भी इसी के समय में हुआ। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835 ईस्वी। 1803 ईस्वी में यह मद्रास का गवर्नर था। इसी के समय 1806 ईस्वी में माथे पर जाति चिन्ह न लगाने और कानों में बालियां न पहनने देने पर वेल्लोर के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। 1833 ईस्वी में चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसी प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। राजा राम मोहन राय के सहयोग से बेंटिक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। बेंटिक ने इस प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर 1829 ईस्वी दिसंबर 1829 ईस्वी में धारा 17 के द्वारा विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित कर दिया। अकबर और मराठा पेशवाओं ने भी सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था। बेंटिक ने कर्नल सलीमन की सहायता से 1830 ईस्वी तक ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया। सन 1835 ईस्वी में बेंटिक ने कलकत्ता में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। सन 1835 ईस्वी में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। इसी के समय मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। मैकाले द्वारा कानून के वर्गीकरण भी किया गया। बेंटिक ने 1831 ईस्वी में मैसूर और 1834 ईस्वी में कुर्ग एवं मध्य कचेर को हड़प लिया। इसने भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया। इसने शिशु बालिका की हत्या पर भी प्रतिबंध लगा दिया। चार्ल्स मैटकॉफ 1835 से 1836 ईस्वी। इसने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल पर प्रेस पर से नियंत्रण हटाया, इसलिए इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 42। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42। 1839 ईस्वी में इसने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रांड ट्रंक रोड का मरम्मत करवाया। लॉर्ड एलिनब्रो 1842 से 1844 ईस्वी। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ और सिंध को अगस्त 1843 ईस्वी में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। दास प्रथा का उन्मूलन इसी समय हुआ 1843 के एक्ट 5 के द्वारा। लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 1848 ईस्वी। इसके काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46। इसमें अंग्रेज विजयी हुए। इसने नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 ईस्वी। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1839 ईस्वी। पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय 1839। जगत प्रसिद्ध सिख राज्य का प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध और सन 1852 ईस्वी में लोअर बर्मा और पेगू को अंग्रेजी राज्य में मिला दिया गया। डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर सन 1850 ईस्वी पर इस पर अधिकार कर लिया। 1852 ईस्वी में एक इनाम कमीशन की स्थापना की। इसका उद्देश्य भूमिकर रहित जागीरों का पता करके उन्हें छीनना था। डलहौजी का शासनकाल उसके व्यपगत के सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण अधिक याद किया जाता है। इस नीति के कारण अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किए गए राज्य थे सर्वप्रथम सतारा 1848, जैतपुर बुंदेलखंड और संबलपुर उड़ीसा 1849 ईस्वी में, बघाट हिमाचल प्रदेश 1850 ईस्वी में, उदयपुर मध्य प्रदेश 1852 ईस्वी में, झांसी 1853 ईस्वी और नागपुर 1854 ईस्वी। सन 1856 ईस्वी में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में विलय कर दिया गया।
इसी समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। सन 1856 ईस्वी में इसने तोपखाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया और सेना का मुख्यालय शिमला स्थापित किया। शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच को लागू किया। इसके अनुसार जिलों में एंग्लो वर्नाक्युलर स्कूल, प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेजों तथा 1857 ईस्वी में तीनों प्रेसिडेंसियों कलकत्ता, मद्रास और बंबई में एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किए। साथ ही प्रत्येक प्रदेश में एक शिक्षा निदेशक नियुक्त किया गया। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। इसी के समय भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को बंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की प्रथम रेल चलाई गई। सन 1854 ईस्वी में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ। भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन आरंभ हुआ। इसके समय में इसने पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी की स्थापना की। इसने सन 1854 ईस्वी में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना की। इसी के समय 1853 ईस्वी में कलकत्ता और आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू हुई। इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। इसी के समय भारतीय नागरिक सेवा हेतु पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा शुरू हुई। डलहौजी ने नरबली प्रथा को रोकने का भी प्रयास किया। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 ईस्वी, यह भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल एवं ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त पहला वायसराय था। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी 1857 का ऐतिहासिक विद्रोह। इसी विद्रोह के समय प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया। कैनिंग के समय इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ, जिसके द्वारा बंबई, कलकत्ता तथा मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 1856 ईस्वी में इनकी स्थापना की गई थी। कैनिंग के समय में ही 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। मैकाले द्वारा प्रारूपित दंड संहिता को 1858 ईस्वी में कानून बना दिया गया। सन 1859 ईस्वी में अपराध विधान संहिता लागू की गई। व्यपगत सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि राज्य विलय की नीति को समाप्त कर दिया गया। 1861 ईस्वी में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ तथा पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की गई। लॉर्ड एल्गिन 1862 से 63 ईस्वी, इसने वहाबी आंदोलन का दमन किया। 1863 में धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में इसकी मृत्यु हो गई। लॉर्ड लॉरेंस 1864 से 69, 1865 ईस्वी में भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया। अफगानिस्तान के संबंध में इसने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई, जिसे शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है। इसी के समय में उड़ीसा में सन 1866 और बुंदेलखंड और राजपूताना में 1868-69 में भीषण अकाल पड़ा। इसने चैमुअल हेनरी के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन किया। सन 1865 ईस्वी में इसके द्वारा भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई। लॉर्ड मेयो 1869 से 72, लॉर्ड मेयो ने अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की। इसने सन 1872 ईस्वी में एक कृषि विभाग की स्थापना की। एक अफगान ने सन 1872 ईस्वी में चाकू मारकर इसकी हत्या कर दी। लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से 1876, इसके समय में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा। इसने बड़ौदा के मल्हारराव गायकवाड़ को भ्रष्टाचार के आरोप में पदच्युत कर मद्रास भेज दिया। लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने घोषणा की कि मेरा उद्देश्य करों को हटाना एवं अनावश्यक वैधानिक कार्रवाइयों को बंद करना है। पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन इसी के समय में हुआ। इसी के समय में स्वेज नहर खुल जाने से भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि हुई। लॉर्ड लिटन 1876 से 1880, यह एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक और साहित्यकार था। साहित्याकाश में इसे ओवन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता था। इसके समय में बंबई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब, मध्य भारत में भयानक अकाल पड़ा। लिटन ने रिचर्ड स्टैची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की स्थापना की। 1 जनवरी 1877 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। मार्च 1878 ईस्वी में लिटन ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया।
विशेषकर राष्ट्रवादी समाचार पत्र सोम प्रकाश को प्रतिबंधित करने के लिए। पायनियर अखबार ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया था। इसी के समय में 1878 ईस्वी को भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित किया, जिसके तहत शस्त्र रखने और व्यापार करने के लिए लाइसेंस को अनिवार्य बना दिया। इसने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी। लिटन ने अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो प्राच्य विद्यालय की स्थापना की। लॉर्ड रिपन 1880 से 84। रिपन ने सर्वप्रथम समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए 1882 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। इसने सिविल सेवा में प्रवेश की आयु को 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया। इसने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। इसके समय में ही भारत में सन 1881 ईस्वी में सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाई गई। तब से लेकर अब तक प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना की जाती है। भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी। रिपन के द्वारा ही सन 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया। रिपन के समय में ही शैक्षणिक सुधारों के अंतर्गत विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया। इसके समय में यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए इल्बर्ट विधेयक प्रस्तुत किया गया, लेकिन यूरोप वासियों के प्रबल विरोध के कारण इसे वापस लेना पड़ा। अंग्रेजों द्वारा इस विधेयक के विरोध में किए गए विद्रोह को श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी। लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888 ईस्वी। इसके समय में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 से 1888 ईस्वी तक हुआ। बर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी राज्य में मिला दिया गया। इसी के समय में बंगाल टेनेंसी एक्ट, अवध टेनेंसी एक्ट, पंजाब टेनेंसी एक्ट पारित हुआ। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बंबई में A.O. ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 1894 ईस्वी। भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा यानी डूरंट रेखा का निर्धारण इसी के समय में हुआ था। 1891 ईस्वी में दूसरा कारखाना अधिनियम लाया गया, जिसमें स्त्रियों को 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। साथ ही सप्ताह में एक दिन की छुट्टी की व्यवस्था की गई। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 1894 से 99। भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर भी इसकी रक्षा की जाएगी, यह कथन है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का। 1895 से 98 के मध्य उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश में भयंकर अकाल पड़ा। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905। कर्जन ने सन 1901 ईस्वी में सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग, 1902 में सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग, सर टॉमस रेली की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। सर एंटनी मैकडॉनल की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया गया। इसने सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए क्वेटा में एक कॉलेज की स्थापना की। प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम 1904 ईस्वी के द्वारा कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान दिया। इस कार्य के लिए कर्जन ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। इसी के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ। भारत में कर्जन के भारत विरोधी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य था 1905 का बंगाल विभाजन। लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910। इसके समय में आगा खां एवं सलीम उल्लाह के द्वारा ढाका में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। 1907 में कांग्रेस की सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। इसके शासनकाल में 1907 ईस्वी में आंग्ल और रूसी प्रतिनिधिमंडलों के बीच बैठक हुई। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा किया गया था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1915 ईस्वी। इसके समय में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में दिल्ली में एक भव्य दरबार आयोजन किया गया।
यहाँ पर बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई तथा भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी 1 अप्रैल 1912 से। 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका गया। इसी के समय 28 जुलाई 1914 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। इसी के शासनकाल में फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल, गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप का प्रकाशन किया। 1916 में लॉर्ड हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में कांग्रेस का एकीकरण हुआ और मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ। 1916 में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इसके काल में 1917 में शिक्षा पर सैडलर आयोग का गठन किया गया। इसी के काल में 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ। इसी के काल में 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग अमृतसर हत्याकांड हुआ। खिलाफत आंदोलन एवं गांधी जी का असहयोग आंदोलन इसी के समय प्रारंभ हुआ। तृतीय अफगान युद्ध इसी के समय हुआ। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926। 5 फरवरी 1922 को घटी चौरा चौरी कांड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के बाद महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की। 1923 के चुनाव में इस दल को मध्य प्रांत एवं बंगाल में पूर्ण बहुमत मिला। इसके काल में ही प्रिंस ऑफ वेल्स नवंबर 1921 ईस्वी में भारत की यात्रा की। इस दिन पूरे भारत में हड़ताल का आयोजन किया गया। 1921 में मोपला विद्रोह शुरू हुआ। 1922 में विश्व भारती विश्वविद्यालय ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया। 1921 में एमएन राय द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया। 1925 ईस्वी में प्रसिद्ध आर्य समाजी राष्ट्रवादी नेता स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कर दी गई। लॉर्ड इरविन 1926 से 1931। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बंबई पहुंचा। 12 मार्च 1930 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। लाला लाजपत राय की मृत्यु के बदले भारतीय चरमपंथियों द्वारा दिल्ली के असेंबली हॉल में 1929 यानी कि 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका गया। इसी के समय लाहौर जेल में जतिन दास ने 13 जुलाई 1929 को भूख हड़ताल शुरू कर दी और भूख हड़ताल के 63वें दिन यानी कि 13 सितंबर 1929 को उसकी मृत्यु हो गई। भूख हड़ताल का कारण भारतीय एवं अंग्रेज के दिनों के बीच व्यवहार में किया जाने वाला भेदभाव था। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। 12 नवंबर 1930 लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए। साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 1936 ईस्वी। इसके समय में लंदन में 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 ईस्वी तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भी भाग लिया। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी ने किया। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद महात्मा गांधी ने 3 जनवरी 1932 ईस्वी को दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने विवादास्पद सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। इसके अनुसार दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर उन्हें अलग प्रतिनिधित्व देने को कहा गया। दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रारंभ किया गया। इससे गांधी जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने इसे हटाने के लिए आमरण उपवास प्रारंभ कर दिया। अंत में एक समझौता हुआ जिसे प्रायः पूना समझौता कहते हैं, जिसमें दलित वर्गों के लिए साधारण वर्गों में ही सीटों का आरक्षण किया गया। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ। 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 तक लंदन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। बिहार में 1934 में भयंकर भूकंप आया। भारत सरकार अधिनियम 1935 पास किया गया। लॉर्ड विलिंगटन ने कांग्रेस के बंबई अधिवेशन 1915 ईस्वी में भाग लिया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने की थी। लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 1943
इसके समय में पहली बार चुनाव कराए गए। कांग्रेस ने 11 में से 7 प्रांतों में अपनी सरकारें बनाई। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ और ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीयों से पूछे भारत को भी युद्ध में झोंक दिया। कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए नारा दिया, न कोई भाई न कोई पाई, और इसने अपने आप शासित प्रांतों के सभी मंत्रिमंडलों से त्यागपत्र दे दिया। 1 मई 1939 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक नई पार्टी बनाई। 1940 ईस्वी में लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई। 8 अगस्त 1940 ईस्वी को अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों के द्वारा लाया गया। 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया। 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। 1943 में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा। लॉर्ड वेवेल 1944 से 1947 ईस्वी। शिमला समझौता 1945 ईस्वी में हुआ। कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में भारत आया। इस मिशन के सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, पेंथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर। 20 फरवरी 1947 ईस्वी में प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लीमेंट एटली, जो कि लेबर पार्टी के थे, ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि जून 1948 ईस्वी तक प्रभुसत्ता भारतीयों के हाथ में दे देंगे। लॉर्ड माउंटबेटन मार्च 1947 से जून 1948 ईस्वी। 4 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में एटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसे 18 जुलाई को स्वीकृति मिली। विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा की गई। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हुए। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हुए। 1857 की महान क्रांति। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया। फलस्वरूप उसे गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दे दी गई। 10 मई 1857 को मेरठ की एक पैदल टुकड़ी 20 NI यानी कि 20 नॉर्थ इन्फेंट्री से 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई। 1857 की महान क्रांति के प्रमुख केंद्र दिल्ली में बहादुर शाह जफर और बख्त खां। 11-12 मई 1857 ब्रिटिश नायक थे निकलसन और हडसन। कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे। 5 जून 1857 ईस्वी को शुरुआत हुई। अंग्रेजी सेना नायक थे कैम्बेल। लखनऊ में बेगम हजरत महल 4 जून 1857 को। अंग्रेजी सेना नायक थे कैम्बेल। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई जून 1857। यूरोज वहां पर अंग्रेजी पक्ष से थे। इलाहाबाद में लियाकत अली 1857 ईस्वी। कर्नल नील। जगदीशपुर कुंवर सिंह अगस्त 1857। विलियम टेलर एवं विसेंट आयर। बरेली में खान बहादुर खां। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला। फतेहपुर में अजीमुल्ला। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। 1857 ईस्वी की क्रांति के स्थानीय विद्रोही नेताओं में प्रसिद्ध सतारा के रंगा बापू जी गुप्ते, हैदराबाद के सोनाजी पंडित, रंगाराव पांगे, मौलवी सैयद अलाउद्दीन, कर्नाटक के भीमागांव मुर्डगी, छोटा सिंह, कोल्हापुर के अण्णाजी फडणवीस, तात्या मोतित, मद्रास में गुलाम गौस, सुल्तान बख्श, चिगलपुट के अरुणागिरी, कृष्णा कोयम्बटूर के मुलबागल स्वामी, केरल के विजय कुदारत कुंजी मामा, मुल्ला सलीकोनजी सरकार, गोवा में दीपूजी राणा, गोलकुंडा क्षेत्र में चिंता भूपति और उसका भतीजा सन्यासी भूपति, गंजम में राधा कृष्ण दंडसेन तथा असम में दीवान मनीराम दत्त थे। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। महत्वपूर्ण तथ्य। पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष सन्यासियों के द्वारा शुरू किया गया था। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किया गया है। 1887 में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। 1887 के बाद ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया। डफरिन ने कहा, कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। कर्जन ने कहा, कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है।
अरविंद घोष के अनुसार कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। नौरोजी दत्त और वाचा ने धन निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। उन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिंसवरी से 1892 ईस्वी में चुनाव जीता था। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को प्रभावी हुआ। इस दिन पूरे भारत में शोक दिवस मनाया गया। स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है आदि नारे लगाए गए। 1906 ईस्वी में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज्य की मांग प्रस्तुत की। स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीके को लेकर कांग्रेस 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में उग्रवादी यानी गर्म दल, उदारवादी यानी नरम दल नामक दो दलों में विभाजित हो गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपना प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बांग्ला लिखा। बाद में यही गीत बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। बाल गंगाधर तिलक पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल की यात्रा की। प्लेग के समय जातियों से प्रभावित होकर पूना के चापेकर बंधुओं दामोदर और बालकृष्ण ने प्लेग अधिकारी रैंड एवं यश की हत्या कर दी। बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को वारिंद्र कुमार घोष और सुरेंद्र नाथ दत्त ने फैलाया। 1905 में वारिंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर नामक पुस्तिका लिखी, जिसमें क्रांतिकारी कार्यों को संगठित करने के लिए केंद्र बनाने की जानकारी दी गई थी। 1906 में इन दोनों ने मिलकर युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। बंगाल में पी मित्रा ने अनुशीलन समिति की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था खून का बदला खून। अनुशीलन समिति ने 500 शाखाएं खोली गई। अनुशीलन समिति ने हेमचंद्र को रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाने की कला सीखने के लिए रूस भेजा। महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 ईस्वी में अभिनव भारत नामक एक संस्था स्थापित की। अभिनव भारत संगठन के सदस्य पी.एन. बापट बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस गए। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय तिलक के पत्र केसी को जाता है। तिलक ने 1893 ईस्वी में गणपति और 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया। वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था। महाराष्ट्र से महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पत्र काल का संपादन परांजपे ने किया था। महाराष्ट्र से महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पत्र काल का संपादन परांजपे ने किया। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरनगर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया। गलती से बम कैनेडी की गाड़ी में गिरा दिया गया, जिससे 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई। चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को 15 वर्ष की अवस्था में 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी दे दी गई। 1905 ईस्वी में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल की स्थापना की। 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां के निमंत्रण पर सम्मेलन हुआ। नवाब वकारुल मुल्क इसके अध्यक्ष थे। इसी सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय हुआ। लीग का संविधान 1907 के कराची अधिवेशन में बना। इस संविधान के अनुसार प्रथम अधिवेशन 1908 में हुआ, जो कि अमृतसर में हुआ, जहां आगा खां को इसका अध्यक्ष बना दिया गया। 1 जुलाई 1909 को मदनलाल ढींगरा ने विलियम कर्जन वाइली की गोली मारकर हत्या कर दी। 16 अगस्त 1909 ईस्वी को मदनलाल ढींगरा को मृत्युदंड दिया गया। 21 दिसंबर 1909 ईस्वी को अनंत कान्हरे ने जैक्सन को गोली मार दी। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 ईस्वी में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया। इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज प्रथम और मैरी के स्वागत में किया गया। इस दरबार में निम्न घोषणाएं हुई। बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। बंगाली भाषी क्षेत्रों को मिलाकर एक अलग प्रांत बनाया गया। बिहार को एक अलग राज्य बना, जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई। 1912 ईस्वी 1 अप्रैल 1912 से दिल्ली भारत की राजधानी बनी। कोमागातु मारू जापानी जहाज को बाबा गुरदत्त सिंह ने 1914 ईस्वी में किराए पर लिया था। यह जलयान 351 यात्रियों के साथ 26 सितंबर 1914 को हुगली पहुंचा। बजबज नामक बंदरगाह पर जहाज पहुंचने पर तलाशी हुई और संघर्ष हुआ। 18 यात्री मार दिए गए और लगभग 25 यात्री घायल हुए। 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को रास बिहारी बोस ने
दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका। इसके परिणाम स्वरूप लगभग 13 व्यक्ति गिरफ्तार कर दिए गए। इसमें प्रमुख थे मास्टर अमीचंद, दीनानाथ, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद, बसंत कुमार विश्वास, हनुमंत सहाय और बलराज। दीनानाथ दबाव में आकर सरकारी गवाह बन गए और मास्टर अमीचंद, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद, बसंत कुमार विश्वास को फांसी दे दी गई। 1 नवंबर 1913 ईस्वी को अनेक भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की। सोहन सिंह भाकना इसके प्रथम अध्यक्ष, लाला हरदयाल इसके प्रथम मंत्री और काशीराम कोषाध्यक्ष चुने गए। 1915 में अंग्रेजी सरकार ने कैसरे हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को सम्मानित किया। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में कांग्रेस के दोनों दलों में एकता हो गई। इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस से मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की। बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन प्राप्ति हेतु मार्च 1916 में पूना में होम रूल लीग की स्थापना की। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। जॉर्ज अरुंडेल को लीग का सचिव बनाया गया। गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के समय लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया गया, इसलिए उन्हें लोगों को भर्ती कराने वाला सार्जेंट कहने लगे। 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। बिहार में एक किसान नेता राजकुमार ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया। गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग 1917 में चंपारण बिहार में किया गया। चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को 3 कठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा। बेसेंट ने 20 अगस्त 1917 को होम रूल लीग समाप्त करने की घोषणा की। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल, अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल 1918 के समर्थन में की थी। गांधी जी ने 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा जिले में कर नहीं आंदोलन चलाया। 19 मार्च 1916 को रॉलेट एक्ट पारित हुआ। इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, परंतु उसके विरुद्ध न कोई अपील, न कोई दलील, न कोई वकील किया जा सकता था। गांधी जी ने इस कानून के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल करवाई। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग में हत्याकांड हुआ। डॉक्टर सतपाल एवं सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलाई। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 व्यक्ति और कांग्रेस समिति के अनुसार लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए। जालियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने डायर का सहयोग किया था। शंकरन नायर ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य से इस्तीफा दे दिया। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद की उपाधि, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस लौटा दी। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने 19 अक्टूबर 1919 में लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। इसमें 5 अंग्रेज, 3 भारतीय, सर चिमनलाल सीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद, जगत नारायण सदस्य थे। कांग्रेस ने जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग का नियुक्त किया। इसमें अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू और गांधी जी थे। जालियांवाला बाग कभी जल्ली नामक एक व्यक्ति की संपत्ति थी। खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ टर्की के खलीफा के समर्थन में आंदोलन था। 19 अक्टूबर 1919 को समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। 23 अक्टूबर 1919 को हिंदू और मुसलमानों की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में की गई। मोहम्मद अली को सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया। मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, विपिन चंद्र पाल कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे, अतः उन्हें कांग्रेस छोड़ दी। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर जिले के चौरा चौरी नामक स्थान में असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी, जिसमें एक थानेदार और 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। इस घटना से दुखित होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। 13 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर 6 वर्ष की कड़ी कारावास की सजा सुनाई गई। स्वास्थ्य संबंधी कारणों से 5 फरवरी 1924 ईस्वी को गांधी जी को रिहा कर दिया गया। 1922 ईस्वी के मेवाड़ भील आंदोलन का नेता
मोतीलाल तेजावत था। 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज्य पार्टी की स्थापना की। महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन, जो कि 39वां अधिवेशन था, इसके अध्यक्ष चुने गए 1924 में। सचिन सान्याल ने 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। भगत सिंह ने 1928 में इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन रख दिया। 9 अगस्त 1925 को जब रेलगाड़ी सरकारी खजाना सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रहा था, काकोरी नामक स्टेशन पर लूट लिया गया। इसे ही काकोरी कांड कहा गया। सरकारी खजाना लूटने का विचार राम प्रसाद बिस्मिल का था। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां को दिसंबर 1927 ईस्वी में फांसी दे दी गई। सचिन सान्याल को आजीवन कारावास की सजा मिली और मनमथ नाथ गुप्त को 14 वर्ष की कैद हुई। राम प्रसाद बिस्मिल यह कहते हुए कि मैं राज्य के पतन की इच्छा रखता हूं, फांसी पर लटक गए। संभवतः अशफाक उल्लाह खां पहले भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान थे जो देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी के तख्ते पर लटके थे। स्त्रियों ने अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करने के उद्देश्य से 1926 में अखिल भारतीय महिला संघ स्थापित किया। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत आया। इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहते हैं। चंद्रशेखर आजाद का पूरा नाम चंद्रशेखर सीताराम तिवारी था। जन्म स्थान भावरा झाबुआ जिला, वर्तमान में अलीराजपुर जिला, मध्य प्रदेश। 23 जुलाई 1906 को इनका जन्म हुआ था। पंडित सीताराम तिवारी इनके पिता थे। जगरानी देवी इनकी माता। शहीद स्थल अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद, 27 फरवरी 1931 ईस्वी को। संबंधित सदस्य संगठन कौन से थे? नौजवान सभा, कृति किसान पार्टी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत आया। इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहते हैं। 30 फरवरी 1928 ईस्वी को लाहौर में साइमन आयोग के विरोध में प्रदर्शन करते समय पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय घायल हो गए और इनकी मृत्यु हो गई। साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले 2 दल थे, जस्टिस पार्टी और पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी। भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब के क्रांतिकारियों ने 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के तत्कालीन सहायक पुलिस आयुक्त सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी। पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह ने दिल्ली के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका। 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रात के 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर नवग्रहित तिरंगे झंडे को फहराया। इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 ईस्वी को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। इसी के साथ प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की परंपरा शुरू हुई। 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने अपने 79 समर्थकों के साथ साबरमती जिला अपने आश्रम से लगभग 322 किलोमीटर दूर दांडी के लिए प्रस्थान किया। लगभग 24 दिनों बाद 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से की। 8 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन पैक्ट हुआ। इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 ईस्वी को हुआ। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में इसमें भाग लिया, परंतु इस सम्मेलन में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण असफल रहा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 में हुआ। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लंदन में हुई तीनों गोलमेज सभाओं में अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में बुलाया गया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी ने 3 फरवरी 1932 ईस्वी को पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतिम रूप से 7 अप्रैल 1934 को वापस लिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से गढ़वाल राइफल्स ने इनकार कर दिया गया। 23 मार्च 1931 ईस्वी को सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी में लटका दिया गया।
मई 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। 1939 में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पट्टाभी सीतारामैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1 मई 1939 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर ही एक नए गुट का गठन किया, जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से जाना गया। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी। 13 मार्च 1940 ईस्वी को लंदन में पंजाब के सुनाम नामक स्थान के सरदार उधम सिंह ने पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल डायर की गोली मारकर हत्या कर दी। गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को पावनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया। 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। मुस्लिम लीग ने 1940 के दिल्ली अधिवेशन की, जिसके अध्यक्ष अल्लाह बख्श थे, में खलीकुज्जमान ने पाकिस्तान नाम से अलग राष्ट्र का प्रस्ताव रखा। वर्धा 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया। 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक बंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में हुई। गांधी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। 9 अगस्त 1942 को सवेरे ही गांधी जी और कांग्रेस के अन्य महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए गए। गांधी जी को पूना के आगा खां महल और कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया। राजेंद्र प्रसाद को नजरबंद कर लिया गया और 9 मई 1944 को गांधी जी को जेल से छोड़ा गया। आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया। आजाद हिंद फौज की प्रथम डिवीजन का गठन 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया, परंतु वह असफल रहा। आजाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय रास बिहारी बोस को दिया जाता है। अक्टूबर 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया। आजाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेडों के नाम सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड एवं नेहरू ब्रिगेड और महिलाओं की ब्रिगेड का नाम लक्ष्मीबाई रेजिमेंट रखा गया। आजाद हिंद फौज का झंडा कांग्रेस के तिरंगे झंडे की भांति था, जिस पर दहाड़ते हुए शेर का प्रतीक था। 8 नवंबर 1943 ईस्वी को जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। नेताजी ने इनका नाम क्रमशः शहीद द्वीप और स्वराज्य द्वीप रखा। टोक्यो जाते समय फार्मोसा द्वीप के पास अचानक हवाई दुर्घटना में आग लग जाने से सुभाष चंद्र बोस 18 अगस्त 1945 को मारे गए, परंतु इस दुर्घटना के अभी तक प्रमाणिक नहीं माना जाता है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक, उड़ीसा में हुआ था। आजाद हिंद फौज के गिरफ्तार अधिकारी पीके सहगल, कर्नल गुरदयाल ढिल्लन और मेजर शाहनवाज खां पर राजद्रोह का आरोप लगाकर दिल्ली के लाल किले पर नवंबर 1945 ईस्वी में मुकदमा चलाया गया। वायसराय ने इनकी सजा माफ कर दी। आजाद हिंद फौज के अभियुक्तों की तरफ से तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भोला भाई देसाई और के.एन. काटजू ने पैरवी की। कराची में 20 फरवरी 1946 ईस्वी में वायुसेना के कुछ सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हड़ताल कर दी। बंबई, लाहौर, दिल्ली में यह शीघ्र ही फैल गई। इसमें लगभग 5200 सैनिकों ने भाग लिया। इनकी प्रमुख मांग थी भारतीय और अंग्रेज सैनिकों में बराबरी का व्यवहार किया जाना। नौसेना विद्रोह 19 फरवरी 1946 ईस्वी को मुंबई में आईएनएस तलवार नामक जहाज के 9 सैनिकों के द्वारा किया गया। 5000 सैनिकों ने आजाद हिंद फौज के बिल्ले लगाए। इन्होंने भी सरकारी सुविधाओं में बराबरी की मांग की। कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 ईस्वी को और कांग्रेस ने 25 जून 1946 ईस्वी को स्वीकार किया। कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार करने के पश्चात संविधान सभा के निर्माण के लिए हुए चुनाव जुलाई 1946 में कांग्रेस ने 214 सामान्य स्थानों में से 205 और मुस्लिम लीग ने 78 मुस्लिम स्थानों में से 73 स्थान प्राप्त किए। कांग्रेस को 4 सिख सदस्यों का भी समर्थन प्राप्त था। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 ईस्वी को सीधी कार्रवाई दिवस मनाया। 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस मनाया।
27 मार्च 1947 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 ईस्वी को हुआ। 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग के 5 सदस्य अंतिम सरकार में सम्मिलित हुए। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस अध्यक्ष जेबी कृपलानी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली, जो कि लेबर पार्टी के थे, भगत सिंह के विरुद्ध मुखबरी करने के कारण फणिंद घोष की हत्या बैकुंठ शुक्ल ने की थी। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता से 2 बार त्याग किया, 1925 और 1930 ईस्वी में। बांटो और छोड़ो का नारा लीग ने दिसंबर 1943 ईस्वी में कराची अधिवेशन में दिया। कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, महात्मा गांधी ने कहा था। डंडा फौज का गठन पंजाब में चमनदीप ने किया। दीनबंधु मित्र का नाटक नील दर्पण में नील की खेती करने वाले किसानों पर हुए अत्याचार का उल्लेख है। राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन मजहर उल हक ने प्रारंभ किया। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत रामास्वामी नायकर ने की थी। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत दयालदास ने की थी। ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र देवेंद्रनाथ ठाकुर ने तैयार किया था। देव समाज के संस्थापक शिवनारायण अग्निहोत्री थे। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा आर्य समाज ने दिया। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ में हुई। स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया। दिल्ली षड्यंत्र केस में दीनानाथ के द्वारा मुखबरी की गई थी। अलीपुर केस में सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई बन गया। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिकारी खुदीराम बोस था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। शहीद आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश जीसी हिल्टन था। सबके लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का नारा श्री नारायण गुरु ने दिया। सवर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं, यह कथन है जवाहरलाल नेहरू का। महात्मा गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम महात्मा कहा। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित सुभाष चंद्र बोस ने किया। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह की सफलता के बाद वहां की महिलाओं की ओर से गांधी जी को प्रदान की। सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम नेताजी एडोल्फ हिटलर ने कहा था। गोखले के आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु एमजी रानाडे थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास थे। भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक विवियन डेरिजियो थे। कांग्रेस ने मौलाना अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था। कांग्रेस के पितामह ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। बिना ताज का बादशाह सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता है। एओ ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। एओ ह्यूम 1885 से 1907 तक कांग्रेस के महामंत्री रहे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। रॉलेट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा गया। मोहम्मद अली और शौकत अली ने 1920 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे दिया। इस दिन को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। मुक्ति दिवस यानी कि 22 दिसंबर 1939। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता चौधरी रहमत अली थे। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव पर कहा था, यह एक आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। इट इज ए पोस्ट डेटेड चेक। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू
और सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात सेल्यूलर जेल अंडमान में स्थित है। आर्य महिला सभा की स्थापना पंडिता रमाबाई ने की थी। इसी के साथ लुसेंट की सामान्य ज्ञान सीरीज का ये छठा भाग समाप्त हुआ। सामान्य ज्ञान सीरीज के सभी ऑडियो पॉडकास्ट सुनने के लिए हमारे साथ जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।